ओके, तो आज हमने ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के बारे में बात करनी है। ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो है, अगर हमें कोई किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस V का कोई भी सबसेट दिया जाए W, तो हम उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट इस तरह से डिफाइंड है कि ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W कंटेन दोज एलिमेंट्स ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस V such that inner product of V and W is equal to 0 for all W belong to W। यूं कह लें कि वेक्टर स्पेस या इनर प्रोडक्ट स्पेस के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट W के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्थोगोनल होंगे, वो W की ऑर्थोगोनल स्पेस में होंगे या ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में होंगे। तो ये जस्ट आपको डेफिनेशन रिमेंबर करना होगी कि ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W कंटेन दोज एलिमेंट्स ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस V such that the inner product of V and W is equal to 0 for all W belong to W। ओके, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक थ्योरम को देखिए कि हमारे पास एक W अगर एक सब स्पेस हो, ऊपर हमने बात की है कि W एक सबसेट है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमारे पास जब हम प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं तो W हमारे पास एक सब स्पेस होती है। तो अगर वो सब स्पेस है तो वो कुछ एलिमेंट से स्पैन भी होगी। हम ये सपोज कर लेते हैं कि W स्पैन होती है W1, W2, W3 अप टू सो ऑन WK से। तो W की जो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट होगा उसमें वेक्टर स्पेस V के वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ इन जनरेटर्स के साथ चेक कर लिया जाए कि वो 0 है। वैसे तो बाय डेफिनेशन ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W में वेक्टर स्पेस के वो एलिमेंट्स होते हैं जो W के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्थोगोनल हों। लेकिन अगर हमें पता हो कि W के जनरेटर्स कौन कौन से हैं, यानी W किन एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, स्पैन हो रहा है, तो पूरे W के तमाम एलिमेंट्स के साथ चेक करने की बजाय सिर्फ ये चेक कर लिया जाए कि क्या वो W के जनरेटर्स के साथ ऑर्थोगोनल है। तो वेक्टर स्पेस V का कोई भी ऐसा एलिमेंट जो W के जनरेटर्स के साथ ऑर्थोगोनल होगा, तो वो एलिमेंट W की ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में भी होगा। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, यहां से ये क्लियर हो जाएगा। दो एग्जांपल्स है हमारे पास। हम पहले W ले रहे हैं कि एक ऐसी स्पेस है जो इन दो एलिमेंट से जनरेट हो रही है, और ये ऑब्वियसली सब स्पेस है R⁴ की, क्योंकि इसमें 4 टपल्स इंक्लूड हैं। अच्छा, हमें इस W की ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट फाइंड करना है इन R⁴। तो पहले नंबर 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट मींस दैट दोज एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस V यहाँ पर R⁴ है। इट मींस दैट दोज एलिमेंट्स X, Y, Z एंड T इन R⁴, अगर हम इसको U कहें, सच दैट अब इसमें वो तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए जो इसके इन दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्थोगोनल हों। क्योंकि हम ऊपर कह चुके हैं कि W अगर कुछ एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो उसके ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में वेक्टर स्पेस के वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो तमाम एलिमेंट्स स्पैन जिनसे वो स्पैन हो रहा है उन तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्थोगोनल हो। तो हम ये कह सकते हैं कि W ऑर्थोगोनल में ऐसे एलिमेंट्स R⁴ के होंगे सच दैट अगर हम इसको V1 कह दें और इसको V2 कह दें अपनी आसानी के लिए, तो जरूरी है बल्कि हम उसको W1 और W2 कहते हैं। सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ U and W1 should be equal to 0 and inner product of U and W2 should be equal to 0। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके X, Y, Z और T के लिए कंडीशंस फाइंड करनी है कि ऐसे कौन से X, Y, Z और T हैं जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले जरा U W1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ U एंड W1 दैट इज इक्वल टू 0। तो U हमारे पास X, Y, Z, T है और W1 ऊपर बताया गया है 1 0 0 1। और चूंकि इन दोनों के दरमियान इनका इनर प्रोडक्ट नहीं बताया गया, तो फिर ऑब्वियस है कि यहाँ यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट लेना है हमें। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में ये होता है कि कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन होती है, यानी इसे डॉट प्रोडक्ट ही समझा जाए। तो इस U और W1 का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, इनर प्रोडक्ट लेना है। तो हम ये करेंगे कि इनको कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो X 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा X, Y 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, Z 0 से मल्टीप्लाई होगा और T 1 से मल्टीप्लाई।
तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई x प्लस टी दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं। 0 दैट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड W2। u और W2 का अगर हम इनर प्रोडक्ट लें तो वो होगा x प्लस वाई प्लस 0 प्लस 0। इट मीन्स दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखिए कि u में टोटल 4 कंपोनेंट हैं और हमारे पास दो इक्वेशंस मिली हैं। एक इक्वेशन है x प्लस टी दैट इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हैं, टोटल 4 वेरिएबल हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ से दो वेरिएबल फ्री होंगे। देखिए कैसे, यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस टी, और यहां से हम लिख सकते हैं x की वैल्यू अगर हम पुट करें तो माइनस टी प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0, या फिर y इज इक्वल टू टी। सो x और y इन टर्म ऑफ t हमें मिल गए। x की कंडीशन भी मिल गई, y की कंडीशन भी मिल गई, और t हमने फ्री किया है, तो z यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब z भी फ्री है। तो जरा देखिए कि u किस तरह का एलिमेंट है। u के एलिमेंट्स जो कि थे x, y, z और t, अब वो यूं लिखे जा सकते हैं। x जो कि माइनस टी है, y t है, z जस्ट z है, और t t ही है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, माइनस टी टी 0 टी प्लस 0 0 z एंड 0। सो ये इक्वल हो सकता है t इंटू माइनस 1 1 0 1 प्लस z इंटू 0 0 1 0। तो आप देख सकते हैं कि W ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि W ऑर्थोगोनल इज अ वेक्टर स्पेस विच इज स्पैन ऑफ these two elements -1 1 0 1 and 0 0 1 0। तो यहां से हमें एक बात और भी पता चली कि ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W एक टू डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ R पावर 4 है। W भी टू डायमेंशनल स्पेस थी और W ऑर्थोगोनल भी टू डायमेंशनल स्पेस है। और आप एक चीज नोट करें, क्या इन दोनों का सम R पावर 4 के बराबर है? यहाँ पर तो ये है, क्या ये रिजल्ट इन जनरल भी ट्रू होगा? तो इसको भी हम आगे चलकर देखते हैं। ओके, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में W एक ऐसी स्पेस है जो जस्ट एक ऐसे पोलिनोमियल से जनरेट हो रही है, और ये P2 ऑफ x में है। हमें उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट फाइंड करना है W का। ओके, तो यहाँ हम दोबारा से लिखते हैं। अब W है हमारे पास स्पैन ऑफ ओनली x, और यहाँ जो इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है वो इस तरह से है कि P ऑफ x Q ऑफ x इनर प्रोडक्ट that is equal to integral from 0 to 1 p of x q of x and dx। ओके, हमें इस W का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमें जस्ट वेक्टर स्पेस के वो वाले तमाम एलिमेंट्स मालूम करने हैं जो इस x के साथ ऑर्थोगोनल हैं, क्योंकि W सिर्फ इसी एक एलिमेंट से जनरेट हुआ है। तो और ये P2 ऑफ x से एलिमेंट्स लिए जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि W ऑर्थोगोनल कंटेन दोज पोलिनोमियल्स P ऑफ x, और P ऑफ x भी किस तरह के, क्योंकि P2 से लिए जा रहे हैं तो इट मींस दैट 2 डिग्री के पोलिनोमियल। सो A नॉट या A प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ P ऑफ x एंड x इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, P ऑफ x और x का इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। जरा ये फाइंड करते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ P ऑफ x एंड x जो कि 0 के इक्वल है। तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमें ये बताई गई है कि वो इंटेग्रल लिया जाए 0 से 1 तक, उन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाए, P ऑफ x मल्टीप्लाई विद x एंड D ऑफ x dx। सो ये होगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1 P ऑफ x जो कि है a प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x से और dx। तो ये होगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1 ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ये सी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब एंड dx। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ से कंडीशन मिलेगी कि 1/2a
प्लस 1/3b प्लस 1/4c दैट इज इक्वल टू 0। तो आप नोट कीजिए कि अब हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है और यहाँ पर 3 अननोन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 2 अननोन हम फ्री करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं कि ए और बी को अगर हम फ्री करें तो हम सी को इस तरह से लिख सकते हैं -2a -4/3b। सो इट मीन्स दैट जो W ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में एक एलिमेंट P ऑफ x था, अब उस P ऑफ x को हम लिख सकते हैं जो कि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो a प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि है -2a -4/3b एंड एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम यूं लिख सकते हैं a इंटू 1 - 2x² प्लस b इंटू एक्स -4/3x²। तो आप देख सकते हैं कि p ऑफ x नेक्स्ट टू पोलिनोमियल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। एक पोलिनोमियल 1 - 2x² और दूसरी पोलिनोमियल x -4/3x² है। It means that W orthogonal is a vector subspace which is spanned by these two elements 1 - 2x² and x -4/3x²। आप यहाँ देख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू 2। जो W हमें गिवन था उसकी डायमेंशन 1 है, डायमेंशन ऑफ W दैट इज इक्वल टू 1, और टोटल जो स्पेस गिवन है P2 ऑफ x उसकी डायमेंशन 3 है। तो एक बात यहां से भी प्रूफ हो रही है कि डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। ओके, तो इन तमाम रिजल्ट्स को हम यहाँ समराइज करते हैं एक थ्योरम की फॉर्म में कि अगर V हमारे पास कोई सी एक n डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हो और W उसकी कोई सी सब स्पेस चुनी जाए, तो नंबर 1, डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W इज ऑलवेज इक्वल टू n। यानी अगर W की डायमेंशन मालूम हो बगैर W ऑर्थोगोनल फाइंड किए हम उसकी डायमेंशन बता सकते हैं। नंबर 2, डबल ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ W इज अगेन W ये ऐसे ही समझा जाए कि ऑर्थोगोनल वेक्टर है। अगर एक वेक्टर का आप ऑर्थोगोनल वेक्टर लेते हैं प्लेन में और फिर उसका ऑर्थोगोनल लेते हैं तो इट मींस दैट वो सेम वही वेक्टर आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट की। नंबर 3 है कि V इज इक्वल टू W प्लस W ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, या जस्ट कंप्लीमेंट मैं इसे कहूंगा। कंप्लीमेंट मीन ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट यहाँ पे। ओके, तो W प्लस W ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू V। इस बात का मतलब ये है कि वेक्टर स्पेस V के हर एलिमेंट को यूं लिखा जा सकता है कि V दैट इज इक्वल टू W प्लस W प्राइम, वेयर W is an element of capital W and W prime is an element of orthogonal complement of W। और नंबर 4 ये है कि W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू फाई के इन दोनों में, बल्कि ये फाई नहीं, सॉरी, यहाँ पर आइडेंटिटी होना चाहिए, ये गलती से लिखा गया। ये दो वेक्टर सबस्पेसेस हैं तो इनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन होता है और वो 0 होता है। यानी ये दो इस तरह से वेक्टर सबस्पेसेस हैं जिनमें और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिर्फ 0 के। तो इस पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 से हम ये भी कह सकते हैं कि V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W एंड W ऑर्थोगोनल। दिस इज द डायरेक्ट सम। तो मैं डायरेक्ट सम थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, वैसे तो ये पीछे लेक्चर में भी था। कि डायरेक्ट सम ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि एक वेक्टर स्पेस V is a direct sum of its two subspaces U and W, and we write it as W U direct sum W if दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये है कि V शुड बी इक्वल टू U प्लस W, यानी V के हर एलिमेंट को सम ऑफ टू एलिमेंट्स लिखा जाना चाहिए और उन दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट U से हो, एक एलिमेंट W से हो। और दूसरी कंडीशन ये हो कि U इंटरसेक्शन W शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि V W और W ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट का सम है और साथ ही साथ वो दोनों ऐसी स्पेसेस हैं जिनके इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी है। तो इन दो कंडीशंस की मदद से हम ये भी कह सकते हैं कि V इज ऑलवेज डायरेक्ट सम ऑफ अ वेक्टर स्पेस
and the orthogonal complement of that vector space. तो यहाँ पर मैं ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट वाला टॉपिक एंड कर रहा हूँ। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप अगली मीटिंग में मुझसे पूछ सकेंगे। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म को। क्वाड्रेटिक फॉर्म आमतौर पर लीनियर अलजेब्रा में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन प्रीवियस पेपर 2021 में मैंने देखा कि एक एमसीक्यू इससे रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म बेसिकली एक फंक्शन है, उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n। ए हमारे पास कोई सा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाय n है। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं r पावर n से r की तरफ, जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि q ऑफ x इज इक्वल टू x ट्रांसपोज ए x। अब ये जो x है ये r पावर n से लिया गया है, यानी यूं कहें कि x इज एन n टप्पल, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। ओके, तो ये क्या है, ये है x ट्रांसपोज, यानी इसको कॉलम वाइज लिखने या रो वाइज, इसको रो वाइज ही लिखा रहने दें और मैट्रिक्स ए लिखें और फिर उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी r पावर n के यहाँ पर एलिमेंट्स कॉलम वाइज लिए जा रहे हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। सो दिस इज x। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है इसलिए मैं इसे रेज कर रहा हूँ। ओके, तो ये x है, पहले x ट्रांसपोज लिया जाए, फिर उसे मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसे x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसको सम की फॉर्म में यूं भी लिखा जा सकता है। तो ये जो फंक्शन q है इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स ए, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए से बनी है। जरा देखिए इसको एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए अगर ये हो 1 4 0 3, हम अगर इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना चाहें तो आप देखिए कि ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। तो Q ऑफ x1 x2, यानी हम यहाँ पर एक x ले रहे हैं जो R2 से है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें दो एलिमेंट हैं x1 और x2। तो पहले उसका ट्रांसपोज लेंगे यानी x1 x2, फिर हम मैट्रिक्स A लिखेंगे जो कि है 1 4 0 3, और फिर x लिखेंगे जो कि है x1 x2। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को एज इट इज रहने देते हैं x1 x2 और बाकी दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा दें, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगा x1 प्लस 4x2, और फिर पहली रो दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 0x1 प्लस 3x3। अब फर्दर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जस्ट एक ही कॉलम है इसमें, तो x1 इंटू x1 प्लस 4x2 प्लस x2 इंटू 3x2, ये 2 है सर। तो ये इक्वल हुई x1 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 और प्लस 3x2 स्क्वायर। तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक हम कहते हैं कि जिनमें पावर 2 हो। तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे Q ऑफ x वो इस तरह के हो सकते हैं, यानी ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरह के हैं, ए आई जे एक्स आई एक्स जे, यानी हमेशा उसमें या x1 x2 इनके स्क्वायर होंगे या फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे दो दो टर्म्स। मैं इसको यूं लिख देता हूँ a11 x1 स्क्वायर प्लस a12 x12 प्लस a21, सॉरी यहाँ a12 x1 x2 प्लस a21 x2 x1 एंड प्लस a22 x2 x2 तो x2 स्क्वायर। ये तो तब है जब हम r स्क्वायर की बात कर रहे होंगे। आप देखेंगे कि यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म इस तरह की बनेगी, तो आप इसमें देख सकते हैं कि सारे स्क्वायर्स ही हैं। क्वाड्रेटिक है, x1 का स्क्वायर है, x1 x2 है, x2 x1 है और x2 स्क्वायर है। इसी तरह अगर हमारे पास आर क्यूब में हम डिस्कस करें तो आर क्यूब में क्या होता है कि क्यू ऑफ एक्स इक्वल होता है a11 x1 स्क्वायर प्लस a12 x1 x2 प्लस a13 x1 x3 प्लस a31 x3 x1 प्लस a21 x2 x1 प्लस a32
x3 x2 प्लस a23 x सॉरी x2 x3 प्लस a22 x2 स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 a33 x3 स्क्वायर। इनको फर्दर एग्जांपल्स में भी हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम आर क्यूब की बात करें तो आर क्यूब में भी जितनी भी टर्म्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में इन्वॉल्व हैं वो सारी क्वाड्रेटिक हैं, यानी उन दोनों की होल पावर 2 ही है अगर सम करके पावर मालूम की जाए। तो यहां पर भी आपने देखा कि हमने 2 by 2 का एक मैट्रिक्स लिया और उससे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी उसमें भी x1 स्क्वायर x1 x2 और x2 स्क्वायर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है। आमतौर पर तो बाय डेफिनेशन ही मैट्रिक्स ए जो ऊपर हमने लिया है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन हमने इसे डिफाइन किया कि कोई भी मैट्रिक्स ले लें उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है। तो यहाँ एक रिजल्ट है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मालूम हो तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हासिल कर सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हासिल करेंगे, जरा इसी को देखिए। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें दी गई है इससे हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करने वाले हैं। इसमें जो टर्म्स हैं अगर हम इन टर्म्स को यूं लिख लें कि b11 x1 स्क्वायर और ये जो है x1 x2 के कोफिशिएंट को अगर हम b12 कहें, सॉरी 2 टाइम b12 कहें और x1 x2 और x2 स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कहें b22 x2, तो यहां से हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं A। उस A में हम कौन कौन से एलिमेंट चुनते हैं, उसकी फर्स्ट पोजीशन पर हम b11 रख देते हैं और ये जो b12 हमने लिया है इसको यहाँ दो इक्वल हिस्सों में बांट देते हैं, हाफ हाफ करके, और यहाँ पर हम b22 ले लें तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें मिलता है। जरा रिजल्ट देखिए कि अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन हो Q ऑफ x जो कि x ट्रांसपोज b x, हम मैट्रिक्स B ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम A हो या B हो, we can define a symmetric matrix A defined by aij equal to bij, यानी जो xi xj के कोएफिशिएंट्स हैं उनकी मदद से हम देखें कि जो bij हैं अगर i और j इक्वल हैं तो aij हम वो ले लें, यानी डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और अगर ऑफ डायगोनल की बात की जाए यहाँ पर यह i नॉट इक्वल टू j, तो फिर aij इस तरह से डिफाइन किया जाए कि हाफ bij प्लस bj1। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। एक यानी हमें एक मैट्रिक्स एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, यहाँ से हम लिखें कि b11 जो हमारे पास b11 है वो कोएफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर है, तो ये 1 है। b12 कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2 है जो कि 4 है, और b22 जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर है वो 3 है। तो यहाँ से हमें मैट्रिक्स A बनाना है, हमें चाहिए A11, तो ये B11 के इक्वल होगा क्योंकि ये 1 और ये 1 इक्वल हैं, तो ये B11 है। यहाँ हमने डिफाइन कर रखा है कि व्हेन I इज इक्वल टू J Aij इज इक्वल टू Bij, सो A11 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमें चाहिए, अच्छा इसको भी देख लें, A22 इक्वल है B22 क्योंकि ये इक्वल है रो नंबर और कॉलम नंबर, तो ये 3 होगा। अब हमें दो एलिमेंट और चाहिए मैट्रिक्स A बनाने के लिए। हमें मालूम हो गया कि पहली पोजीशन पर 1 है और ये इस पोजीशन पर भी 1 ही है। अब हमें पोजीशन नंबर 1 2 और 2 1 चाहिए, तो ये हमने डिफाइन कर रखा है कि अगर i और j इक्वल ना हो तो aij इक्वल होगा हाफ bij प्लस bji, सो दैट विल बी इक्वल टू b12 और b21। इसी 4x1 x2 को हम लिख सकते थे 2x1 x2 प्लस 2x2 x1, तो यहां से हमें b12 मिला 2 और b21 मिला वो भी 2, यानी b12 मींस दैट कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2, b21 मीन कोएफिशिएंट ऑफ x2 x1 दैट इज अगेन 2। तो यहां से हमें चाहिए a12, तो a12 इक्वल है हाफ into b12 plus b21, so that is equal to 4 over 2 again 2, and similarly a21 is also equal to 2, तो यहाँ से ये 2 और ये भी 2 मिल गया, तो यहाँ से हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स A मिल गया।
तो इस सारी डिस्कशन में मैंने ये बताया है कि अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन हो तो उससे हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं, और अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन हो तो वहां से हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज अ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। अच्छा, अब जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें क्लासीफाई करने आने चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को। क्लासिफिकेशन इसकी क्या है कि हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्यू ऑफ एक्स किसी मैट्रिक्स ए के लिए, तो हम ये कहेंगे कि दैट क्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव डेफिनिट इफ क्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। उसमें जितने भी हम एक्स पुट करें, अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इमेज हमेशा जीरो से बड़ा नंबर ही मिले, क्योंकि आप देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म इज अ फंक्शन फ्रॉम आर पावर एन टू आर, अगर हमारे इमेजेस सिर्फ जीरो से बड़े ही रहें तो हम कहेंगे कि दैट क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनिट। इसी तरह नेगेटिव डेफिनिट अगर वो तमाम नेगेटिव रहें, और अगर कभी उसका आंसर पॉजिटिव हो और कभी नेगेटिव हो इमेजेस, यानी कुछ एक्स के लिए क्यू ऑफ एक्स पॉजिटिव हो और कुछ एक्स के लिए क्यू ऑफ एक्स नेगेटिव हो, तब हम कहेंगे कि दैट क्यू ऑफ एक्स यानी दैट क्वाड्रेटिक फॉर्म इज इनडेफिनिट। ओके, नेक्स्ट है पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। अगर फॉर ऑल एक्स हमारे पास जो इमेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहे तो हम उसको पॉजिटिव सेमी डेफिनिट कहेंगे, और अगर लेस देन और इक्वल टू जीरो रहे तो हम उसको नेगेटिव सेमी डेफिनिट कहेंगे। अब ये थोड़ा सा प्रूफ करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक इक्विवेलेंट क्राइटेरिया लिख रखा है कि आप ऐसा करें कि मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज मालूम कर लें। ये ज्यादा आसान है, इसकी मदद से चेक करना ज्यादा बेहतर है। मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली जाए 2 by 2, और आमतौर पर 3 by 3 से ज्यादा ये नहीं जाते, तो 3 by 3 तक भी आइगन वैल्यूज फाइंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तमाम आइगन वैल्यूज फाइंड कर लें, अगर तो तमाम आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनिट होगी। अगर तमाम आइगन वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म नेगेटिव डेफिनिट होगी। अगर कुछ आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हों और कुछ आइगन वैल्यूज नेगेटिव हों तो फिर वो इंडेफिनिट होगी। अगर तमाम आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव हों, नॉन नेगेटिव मींस दैट जीरो या ग्रेटर देन जीरो हो, तो उस सूरत में वो क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव सेमी डेफिनिट कहलाएगी। और अगर तमाम आइगन वैल्यूज नॉन पॉजिटिव हो यानी पॉजिटिव ना हो, जीरो या लेस देन जीरो हो, तो उस सूरत में उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को नेगेटिव सेमी डेफिनिट कहा जाता है। ओके, इसको एक एग्जांपल की मदद से भी देखते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्यू ऑफ एक्स, जो कि इक्वल है x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 x2 माइनस 4x2 स्क्वायर। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये जो ऊपर हमने डिफाइन की है। तो पहले तो हम इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स ए क्या बनेगा, आप देख सकते हैं कि 1 1 पोजीशन पर 2 होगा और 2 2 पोजीशन पर -4 होगा, और बाकी दो पोजीशंस पर इसको हाफ हाफ बांट देंगे यानी 3/2, और यहाँ पर भी 3/2। तो ऐसा करते हैं कि इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट 2 माइनस लैम्डा 3/2 एंड -4 माइनस लैम्डा होल डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई विद -4 माइनस लैम्डा एंड -3/2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो ये होगा 2 माइनस, ये हो जाएगा -8 एंड -2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा एंड प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 9/4 दैट इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एंड -9/4 -8 which is equal to 4 minus 9 minus 32 which is equal to -41 divided by 4. So that is -41 over 4 which is equal to 0. तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा -41 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, लैम्डा विल बी -b प्लस -b स्क्वायर -4ac 4 into 41 -41 divided by 2a 2 into 4. So lambda is equal to -8 plus minus square root 64 plus 41 multiply with 16. So 6 4s are 24 and 1 4 6 5 and 6 56 and whole divided by 2 4s are 8. तो यहां से हमें दो नंबर मिले हैं। अब जरा ये देखिए कि लैम्डा इक्वल है -8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 656 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 0 11 एंड 7 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8 और दूसरा लैम्डा है -8 माइनस स्क्वायर रूट 7 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। तो आप देख सकते हैं कि ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यानी कि कुछ आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं, कुछ आइगन वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें गिवन थी ये इनडेफिनिट थी। इसी तरह आप बाकियों को भी कोई भी अगर दी गई हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि डायगोनल क्वाड्रेटिक भी होते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उससे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है उसको डायगोनल क्वाड्रेटिक कहा जाता है। अच्छा, डायगोनल क्वाड्रेटिक में आप देखेंगे कि क्रॉस टर्म्स नहीं होंगी। क्रॉस टर्म से मुराद ये है कि जैसे मैंने 2 by 2 के मैट्रिक्स के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म यूं लिखी थी कि दैट इज इक्वल टू a11 x1 स्क्वायर प्लस a12 x12 प्लस a21 x21 सॉरी x x1 x2 प्लस a21 x2 x1 और प्लस a22 x2 स्क्वायर। आप देखिए अगर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल होगा तो उसमें ये एलिमेंट भी 0 होगा और ये एलिमेंट भी 0 होगा। इट मींस दैट a12 विल बी 0 एंड a21 विल बी 0। सो ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ ऐसी टर्म होगी जिसमें x1 का स्क्वायर इन्वॉल्व है और x2 का स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो इनको क्रॉस टर्म कहा जाता है, x1 x2 x2 x1। तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म जिसमें क्रॉस टर्म्स 0 हो या यूं कहें कि ना हो तो उसको डायगोनल क्वाड्रेटिक कहा जाता है और इससे जो बनने वाला मैट्रिक्स होता है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ओके, तो मैं ये मीटिंग यहाँ एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कीजिए, उसमें हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके ओके, बता रहे हैं कि यहाँ 720 आना है। तो खैर काउंटिंग मेरी थोड़ी सी कमजोर है, वाकई यहाँ पर 720 है। तो नो प्रॉब्लम, उस सूरत में भी ये इंडेफिनेट ही रहेगा। ओके, थैंक यू।